अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटी के लॉ के बारे में। तो आज उस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये पहले लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। तो हम लोगों ने यह सो फार ऑब्ज़र्व किया है कि सन के इर्द गिर्द सैयारे घूम रहे हैं, सूरज के इर्द गिर्द सारे वो घूम रहे हैं, और अर्थ के इर्द गिर्द चाँद घूम रहा है। फिर हमने देखा कि जुपिटर के भी इर्द गिर्द छोटे छोटे मून्स घूम रहे हैं, सैटर्न के इर्द गिर्द जो रिंग्स हैं वो चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर न्यूटन ने अपना लॉ दरियाफ़्त किया कि उसने कहा कि जो हर हर जिस्म दूसरे जिस्म को, यानी हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और उसकी जो फोर्स है उसका फार्मूला उसने एम्पेरिकली डिड्यूस किया, Gmm/r², उसकी इक्वेशन है। तो अगला क्वेश्चन ये था कि ये लॉ कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा। सबसे छोटी चीज़ पे भी एक्सटेंड कर लागू होगा, सबसे बड़ी चीज़ पे भी लागू होगा। हम किस तरह उसकी तस्दीक कर सकते हैं, किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने, हमारे पास टेलीस्कोप भी ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल आती गई। तो अब आपको दिखाऊंगा कि हमने कहाँ कहाँ तक ये लॉ जो है वो देखा है और ऑब्ज़र्व करते हुए देखा है। तो पहले तो आपको ये दिखाऊंगा कि बाइनरी स्टार, तो आसमान में कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं कि जो दो सितारे एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आते हैं। तो कभी वो दूर होते हैं, कभी वो करीब होते हैं, और वो ऐसे लगता है कि घूम रहे हैं। तो हमने ग्रेविटी का लॉ जो है इन सितारों के ऊपर भी अप्लाई किया, और हमने देखा कि जो इक्वेशन है इस पे इनका भी डेटा, इनकी जो ऑब्जर्वेशन, इनकी जो घूमने की रफ्तार है और उनका जो ऑर्बिट का साइज़ है, वो ग्रेविटी इस पर भी अप्लाई करती है। फिर हम उससे थोड़ा सा आगे गए, हम आगे गए गैलेक्सीज़ के ऊपर। तो आपको मैं गैलेक्सीज़ की रोटेशन के बारे में दिखाता हूँ। गैलेक्सीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं रोटेट करते हुए हमें। जो गैलेक्सी होती है उसमें 100 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं, यानी ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो इसमें जो स्टार्स हैं वो घूम रहे होते हैं, और वो भी तकरीबन न्यूटन के लॉ के मुताबिक ही। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफाई हमें करना पड़ता है, वो डार्क मैटर की वजह से, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ी देर में और मैं बताऊंगा। लेकिन बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि डार्क मैटर भी जो है वो भी न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी के हिसाब से ही चल रहा है, और वो इन सारे सितारों को उसने जोड़ के रखा है और घूमने पर मजबूर कर रहा है। फिर उससे भी आगे जाते हैं हम, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज भी देखते हैं। क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, तो अगर आपको यानी कुछ आपको नज़र आएगा कि गैलेक्सीज़ का जो क्लस्टर है, यानी झुंड है गैलेक्सीज़ का, वो भी आपको कभी बार घूमता हुआ नज़र आता है। उसमें भी अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको न्यूटन के लॉ के तकरीबन उसी के जैसा आपको डेटा नज़र आएगा। इसमें थोड़ा सा डार्क मैटर हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डार्क मैटर के को इंक्लूड करते वक्त, इंक्लूड करने के साथ आपको इसी तरह ही आपको नज़र आएगा। और ये तो स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये तो हमारे सोलर सिस्टम से मतलब मिलियंस ऑफ टाइम्स या बिलियंस ऑफ टाइम बड़ा होगा। अ, अब हम बात करते हैं छोटे स्केल पे। तो छोटे स्केल पे, क्योंकि न्यूटन का लॉ जो न्यूटन ने दिया था वो कहा था कि हर बॉडी हर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो अगर वो छोटी सी भी होगी, अगर छोटा सा कोई बॉल भी होगा, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसको एक्सपेरिमेंटली शो किया था एक बंदा है कैवेंडिश, उसने। तो कैवेंडिश ने क्या किया, उसने एक इस तरह का उसका एक्सपेरिमेंट था। उसने एक तार लगाई, फाइन पतली सी तार, और उसमें दो बॉल्स यहाँ पे लगाए और दो और बॉल यहाँ पर उसने रखे। तो अगर तो न्यूटन की ग्रेविटी ठीक है, यानी कि हर बॉल दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये बॉल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बॉल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको करेगा, लेकिन ये इससे थोड़ा सा खासा दूर रख के उसने बनाया। तो जो मेन फोर्स होगी इस बॉल पे वो इसकी होगी, और जो मेन फोर्स होगी इस बॉल पे वो इसकी होगी। तो इसकी प्रेजेंस में ये जो apparatus है पूरा, ये थोड़ा सा रोटेट करेगा, यानी ये पतली सी तार से बनाई हुई थी, और तार में हल्की सी रोटेशन आएगी। तार और पूरी बॉडीज़ में रोटेशन आएगी। तो ये जो ओरिजिनली अगर रेड बॉल्स यहाँ पे हैं वो यहाँ से घूम के यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट इसने किया और इसको नज़र आया कि ये वाले बॉल्स यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। फिर अब ये किस तरह हम इसमें एग्जैक्टली कितनी फ़ोर्स लगती है, क्योंकि न्यूटन ने तो एक फार्मूला बताया था। तो हमने वेरीफाई करना कि फार्मूला की जो मकदार है, यानी हम मैथ से उसकी कैलकुलेट करें, तो वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो वो हमें किस तरह पता लगेगा,
वो इस तरह पता लगेगा कि ये जो पूरा अपरेटस है ये एक तार से जुड़ा हुआ है, तो इस तार के अंदर जो है एक टॉर्शन का कांस्टेंट होता है। तो वो इसने फिगर आउट किया इस तरह के बॉल्स को हल्की सी मतलब ये जो apparatus है उसको घुमाया थोड़ा सा, तो वो घूमना शुरू हो गया पेंडुलम की तरह। इसको टॉर्शन पेंडुलम कहते हैं। ये कभी इधर आती है कभी इधर, तो इस तरह जब वो घूम रही थी तो उसका जो पीरियड है उससे उसने ये जो टॉर्शन वायर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिगर आउट की कि कितना उसमें कोफिशेंट है, कि इतने टॉर्शन पे कितनी फोर्स है। तो उसने जो ये फोर्स कैलकुलेट की तो उससे उसको न्यूटन का जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी, वो उसको मालूम हो गया। ये इसकी पूरी, आप अगर कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट लिखें विकीपीडिया पे आपको पूरा इसका मैथ्स का जो फार्मूला की डेरिवेशन है वो समझ आ जाएगी। कैवेंडिश ने इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा था वेइंग द अर्थ, यानी कि वो पूरी अर्थ को वे कर रहा था, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटी की कितनी स्ट्रेंथ है अर्थ की सरफेस के ऊपर। उसकी बेसिस पे अगर हमें ये पता लग जाए कि इसकी फ़ोर्स कितनी है तो हम उसका ग्रेविटी का जो कांस्टेंट है वो हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें फ़ोर्स पता थी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। न्यूटन्स ग्रेविटी इक्वेशन जो है, न्यूटन की ग्रेविटी की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है उसकी, एफ इक्वल्स जी एम एम ओवर आर स्क्वायर्ड। हमें एफ़ पता है इस ज़मीन पे, क्यों हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम बॉल को नीचे फेंकेंगे हमें पता लग जाएगा एफ़ कितना है। हमें बॉल का मास भी पता है, हमें अर्थ का भी मास पता है। अर्थ का मास एग्जैक्टली नहीं हमें पता था, लेकिन एक एस्टिमेट टाइप का पता था, और हमें डिस्टेंस भी पता है। तो हम उसकी मदद से जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट बताया ना, उससे हम जी की वैल्यू बहुत प्रिसाइसली फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों का मास नोन है। हमें इस मास का भी पता है, हमें इस मास का भी पता है। वरना हम जब अर्थ के बारे में बात करते हैं तो हमें अर्थ का मास एग्जैक्टली उस टाइम लोगों को नहीं पता था। हमें सिर्फ अर्थ के मास टाइम्स जी जो दोनों का प्रोडक्ट है वो हमें पता था, लेकिन अलग अलग नहीं पता था। तो इसके बाद जो कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उसे जी की वैल्यू समझ आ गई बहुत प्रिसाइसली। और जब जी की वैल्यू हमें पता चल गई, हमें एफ़ तो हमें पता है, एम भी पता थी, आर भी पता था, तो हम अर्थ का मास भी हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया। तो कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट ने बेसिकली जी को फिगर आउट किया, और जी की वजह से हमें एम पता लग गया जो अर्थ का मास है। जब अर्थ का मास पता लगा तो इसे हम और इसी तरह हमें सन का भी मास पता लग गया, क्योंकि हमें अर्थ का भी पता है कितना मास है और अर्थ का कितना ऑर्बिट का पीरियड है, और अर्थ का डिस्टेंस भी पता है सन के साथ। तो हम लोगों ने वो भी फिगर आउट कर लिया। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था कैवेंडिश का, और इसका नाम भी उन्होंने बहुत अप्रोप्रिएटली दिया था, वेइंग द अर्थ। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि आपको पता होगा कि जब आप गाड़ी पे चलते हैं जाते हैं और गाड़ी एक्सेलरेट करती है आगे, तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं। और इसी तरह अगर आप कोई चीज़ घूम रही होगी उस पर भी आपको एक इनर्शिया की वजह से एक फ़ोर्स महसूस होती है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये वाली जो फोर्स, जो मैस ही उस फोर्स को कॉज करता है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा आपको फोर्स महसूस होगी। और ये क्वेश्चन था कि ये वाला जो मैस है, मैस बोथ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कॉज करता है और इनर्शियल फोर्स को भी कॉज करता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क था कि ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं या हर एक में थोड़ा सा शायद बाल भर का, या मतलब थोड़ा सा हो सकता है फ़र्क हो। तो ये एक ईट वोस एक बंदा था साइंटिस्ट, उसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसे पता था कि अर्थ पे चीज़ें स्पिन कर रही हैं, तो उसने दो मैसेस को यहाँ पे एक कैवेंडिश की तरह ही पतले से एक धागे के साथ बांधा, और यहाँ पे इसने एक मिरर लगाया हुआ था, ताकि ये अगर ये थोड़े से भी रोटेट करें ना तो ये मिरर एक लाइट की बीम इस पे मार रहा था। तो उससे मिरर अगर थोड़ा सा भी साइड पे मुड़ा हुआ है तो डिफ्लेक्ट हो जाती थी लाइट की बीम, और आपको नज़र नहीं आता था वो चीज़ जो आपको नज़र आनी चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से अगर तो ये उसका उसको ये नहीं पता था कि जो मास है वो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास इक्वल है या नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जब उसने देखा कि ये बिल्कुल रोटेट नहीं हो रहे, तो इससे ये उसने फिगर आउट किया कि जो इनर्शियल मास है और ग्रेविटेशनल मास है वो एग्जैक्टली द सेम, मतलब सेम है विद इन आई थिंक 10 to the -9, यानी 10 डिजिट्स तक वो एग्जैक्टली सेम है उसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक। बाद में आपको मैं बताऊंगा कि ग्रेविटी की असल वजह क्या है, वो जो आइंस्टाइन ने बाद में अपनी फील्ड इक्वेशंस वगैरह पेश की थी, उससे ये ज़ाहिर होता है कि ग्रेविटी असल में एक
इल्यूजन है, और ग्रेविटी इस वजह से हमें नज़र आती है क्योंकि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। बट एनीवे वो एक दूर की बात है। इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ ये साबित हुआ था कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास काफ़ी हद तक सेम है या ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, इसके बाद आई थिंक एक और चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र आती है, ये भी ग्रेविटी से रिलेटेड ही है एक तरह से, कि जो ग्रेविटी का जो फार्मूला है वो Gm/r² है। और अगर आप एक और चीज़ देखें, वो उसको कहते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ है K/Q/r²। ये होती है फोर्स जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। ग्रेविटी जो है वो किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में होती है, उसका फार्मूला है Gm/r², जो दो मैसेज हैं उनके बीच में होती है। और कूलम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है, और उसका फार्मूला है Q1/Q2/r²। तो ये r² वाली जो चीज़ है वो दोनों में कॉमन है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात लगती है कि दोनों में ये चीज़ कॉमन है। ये बाद में आपको मैं बताऊंगा कि ये r² आता कहाँ से है। ये बेसिकली थ्री डायमेंशंस, क्योंकि हम थ्री डायमेंशंस में रहते हैं, और जो जो सरफेस एरिया है किसी भी फील्ड का, अगर वो मतलब स्फेरिकल फील्ड होगी, उसका जो तकरीबन सरफेस है वो r²। अगर आप देख लें कि स्फेयर की सरफेस क्या होती है, स्फेयर सरफेस फार्मूला, स्फेयर की जो सरफेस का फार्मूला है वो 4πr² होता है। तो बेसिकली अगर आपकी सेम फील्ड एक्सटेंड होती जा रही है तो वो 1/r² से उसकी फील्ड जो है वीक होती जाती है। तो उसकी वजह से, क्योंकि हम थ्री डायमेंशन में रहते हैं, इसलिए इस वजह से यहाँ पे r² आता है। बट एनीवे, जो फाइनमैन इंटरेस्टिंग बात ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों हैं तो दोनों r², लेकिन दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब ये हम किस तरह बता सकते हैं कि इन दोनों की स्ट्रेंथ में फ़र्क है? हो सकता है हम लोग मेजर, हमारे ये मेजरिंग का का आर्टिफैक्ट हो, कि हम कौन से यूनिट से इन दोनों को कंपेयर कर सकें। तो उसने कहा कि हम वो वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो नेचर यानी कुदरत का अपना यूनिट है। कुदरत का अपना यूनिट क्या है? आप इलेक्ट्रॉन को देख लें। अब इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। तो आप उन दोनों का रेशो अगर लें तो आपको एक मतलब जो फोर्स की स्ट्रेंथ का डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो ग्रेविटी की फोर्स है वर्सेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसमें बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेसिकली जो रेशो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसमें 42 ज़ीरोज़, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लेक्चर भी, उसने कहा कि ये जो चीज़ है वो 42 ज़ीरोज़ का रेशो है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल रिपल्शन जो है, रिपल्शन, वो 42 ज़ीरोज़ में। तो अब हमें ये पता नहीं, हम उन दोनों थेरीज़ को अभी तक कंबाइन नहीं कर सके। और ये एक बहुत बड़ा फिज़िक्स में ओपन क्वेश्चन है कि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा वीक क्यों है। और हम लोग होप कर रहे हैं कि कोई कोई ऐसी हमें थेरी मिल जाए जो इन दोनों फोर्सेस को किसी तरह एक ही इक्वेशन से दोनों इक्वेशन डिराइव हो जाए। लेकिन ये काम करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको नज़र ही आ रहा है कि इतना इतना बड़ा नंबर ये कहाँ से आ गया। लेकिन अगर आप बड़े नंबर देखें तो लेट्स से आप ढूंढ रहे हैं ये वाला बड़ा नंबर, आप होप कर रहे हैं वो किसी इक्वेशन से बाहर निकल आएगा, लेकिन आप देखें तो ये यही वाला अमेजिंगली इनफ, यही वाला बड़ा नंबर यानी 42 ज़ीरोज़ वाला नंबर, ये अगर आप डायमीटर, यूनिवर्स का डायमीटर प्रोटॉन के डायमीटर से देखें तो वो भी 42 डिजिट्स का बड़ा है। तो आप, हो सकता है एक किसी बंदे ने ये थ्योरी पेश की कि हो सकता है ये जो ग्रेविटी और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की जो का रेशो है वो बेसिकली यूनिवर्स और प्रोटॉन की वजह से, के उन्हीं की वजह से बना हुआ है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी गलत साबित होगी, क्योंकि यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रही है, लेकिन हमें ये पता है कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रिकल रिपल्शन जो है वो रेशो थोड़ा सा एक तरह से कांस्टेंट है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात फाइनमैन ने बोली थी। अच्छा, अब एक और तरफ जाते हैं जो आइंस्टाइन की मॉडिफिकेशन थी। मैंने आपको बताया था कि आइंस्टाइन ने न्यूटन के फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और क्योंकि मर्क्यूरी जो था उसका ऑर्बिट जो था वो थोड़ा सा उसकी जो प्रिसेशन हो रही थी वो डिफरेंट रेट पे हो रही थी कैलकुलेटेड रेट से। तो हमें पता लगा था कि न्यूटन की ग्रेविटी थोड़ी सी, उसकी थ्योरी 100% ठीक नहीं है। तो आइंस्टाइन ने आके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की, उसको कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो मैं आपको किसी और दिन डिटेल में बताऊंगा। लेकिन बेसिकली
एक उसका आइंस्टाइन का ये प्रिंसिपल था कि न्यूटन की तो ग्रेविटी इंस्टेंटेनियसली एक्ट करती है। अगर आपने मास किसी जगह पर डाल दिया है सोलर सिस्टम के किसी कोने में, तो वो बाकी सारे मासेस को इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर देगा। तो आइंस्टाइन को वो बात पसंद नहीं थी, उसको ये लगता था कि कोई भी चीज़ लाइट से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर नहीं सकती। तो उसने फिर उसने एक नई थ्योरी पेश की थी, उसको कहते हैं जनरल रिलेटिविटी, जिससे वो एक्सप्लेन कर रहा है। उसने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया उससे, और ग्रेविटी उसके लिहाज से फिक्टिशियस फोर्स है। वो आपको मैं अगेन थोड़ी देर किसी अगले लेक्चर में उसको करेंगे, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अब एक फाइनली ये आपको चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि कुदरत की ये वाली जो चीज़ है ग्रेविटी, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बहुत सिंपल है। ऐसे लगता है कि बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि इक्वेशन जो है बड़ी सिंपल टू स्टेट है, छोटी सी इक्वेशन है और इस हर चीज़ पे लागू होती है। छोटे से छोटे स्केल से लेकर बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स स्केल तक यही इक्वेशन लागू होती है। सिंपल फाइनमैन कहता है कि इट इज़ सिंपल टू स्टेट द प्रिंसिपल कम्प्लीटली, यानी कि इक्वेशन इतनी छोटी सी है और सेल्फ कंटेन है, आप इक्वेशन बोल दो आपको सब कुछ पता लग जाएगा उसके बारे में। उसका इफ़ेक्ट सिंपल नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं सोलर सिस्टम, उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, कितने सैयारे हैं, वो घूम रहे हैं अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में, इलिप्स की शेप में कोई घूम रहा है, कोई प्रिसेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन वो जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अगर आप अप्लाई करें बहुत ज़्यादा बॉडीज़ के ऊपर तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा कैलकुलेशनें करनी पड़ेंगी। लेकिन ये ब्यूटीफुल इसलिए लगता है क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा है, और छोटे कम से तो एक इक्वेशन की फॉर्म में आप इसको कम्प्लीटली स्टेट कर सकते हैं विदाउट लीविंग एनी एम्बिगुइटी। कुछ उसमें ऊपर नीचे नहीं होता, आप बेसिक इक्वेशन दे दो और आपको मैसेज पता हों, आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता हो, आप फिगर आउट कर सकते हो बाकी सारी चीज़ें। तो एंड में इसका एक और ये छोटे से छोटे स्केल तक जो कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट था, ये आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। कैवेंडिश का ये एक्सपेरिमेंट था, इसने अपने कमरे में रखा था, वहाँ से लेकर ये एक पूरा मतलब क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज या पूरे यूनिवर्स पे भी ग्रेविटी इफ़ेक्ट करती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कुदरत की जो लॉज हैं वो छोटे से छोटे स्केल से बड़े स्केल तक यूनिफॉर्म तकरीबन लगते हैं हमें। तो उसका ये कोड बड़े मज़े का था, कहता है नेचर यूजेस ओनली द लॉन्गेस्ट थ्रेड्स टू वीव हर पैटर्न्स सो दैट ईच स्मॉल पीस ऑफ हर फैब्रिक रिवील्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटायर टेपेस्ट्री। यानी कि कुदरत के जो धागे हैं वो बहुत लंबे तरीन धागे हैं, जिससे वो अपने पैटर्न्स फिर बनाता है, जिससे वो अपने कपड़े बनाता है। उसके जो धागे हैं वो बहुत ही लंबे हैं। अगर आप कपड़े का छोटा सा हिस्सा देखें और इसमें जो पैटर्न है वो आपको जो नज़र आएगा, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स तक। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग अपनी साइंस हम लोगों ने एडवांस की है। हम छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन करते हैं ज़मीन पे बैठे हुए, और हम पूरे यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो लॉज हम अपनी ज़मीन पर डिस्कवर कर रहे हैं वही चीज़ें यूनिवर्स के दूसरे कोने में भी अप्लाई हो रही हैं। तो अगले लेक्चर के तक के लिए खुदा हाफिज़।